हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आज की तारीख है 8 नवंबर 2023। आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रीडिंग में। स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें और एक लाइक एक कमेंट जरूर किया करें। तो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर को। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो इक्वाडोर हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 2015 में। और किसने किया था? भारत और फ्रांस ने मिलकर। और कहाँ पे किया था? तो COP21 में किया था, जो कि COP21 का आयोजन कहाँ हो रहा था? पेरिस, फ्रांस में। ठीक है। और ISA यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम, हरियाणा में इसका मुख्यालय है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ISA का उद्देश्य है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, जिससे कि क्लीन एनर्जी उत्पादित हो और पर्यावरण जो है स्वच्छ रहे। इसमें जो है अभी 95वां देश कौन सा शामिल हुआ है? चिली शामिल हुआ है। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हो जाता है, चिली आया है तो चिली के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं कि चिली में सेंटियागो, चिली जो है, चिली की राजधानी का क्या नाम है? तो चिली की राजधानी का नाम है सेंटियागो। चिली और पेरू की सीमा पर, चिली और पेरू की सीमा पर एक मरुस्थल है जिसका क्या नाम है? अटाकामा मरुस्थल। यह विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा है, जो चिली और पेरू की सीमा पर स्थित है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर माउंट एकांगुआ पर्वत स्थित है, जो कि एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एकांगुआ है, जो कि चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। और चिली और पेरू की सीमा पर अटाकामा मरुस्थल है, जो विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। इसको भी याद रखना। एससीओ का नौवां जो है नवीनतम देश कौन बना है? तो एससीओ का नौवां देश बना है ईरान। एससीओ का फुल फॉर्म होता है संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। आसियान का 11वां देश कौन सा है? तो आसियान का 11वां देश है तिमोर लिस्टे। आसियान का 11वां देश कौन है? तिमोर लिस्टे है। एशियान का फुल फॉर्म क्या होता है? आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और G20 का 21वां देश कौन सा बना है? 21वां देश कह सकते हैं या 21वां संगठन कह सकते हैं इसे। तो 21वां संगठन कौन बना है? AU यानी अफ्रीकन यूनियन। और अफ्रीकन यूनियन की का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है अदिस अबाबा में। अदिस अबाबा में अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है। और इसके बाद अदिस अबाबा किसकी राजधानी है? तो यह है इथोपिया की। यह इथोपिया की राजधानी है। नाटो का 31वां देश कौन बना है? तो नाटो का 31वां देश बना है फिनलैंड। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है। इसको अभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न सेकंड है, हाल ही में चर्चा में रही वैश्विक बोगोटा घोषणा का संबंध किससे है? वैश्विक बोगोटा घोषणा का संबंध किससे है? बाघ संरक्षण से, अमेजन संरक्षण से, या ओजोन संरक्षण से, या रिवर डॉल्फिन से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिवर डॉल्फिन से। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। वैश्विक बोगोटो घोषणा, बोगोटो जो है किसकी राजधानी है? तो यह है कोलंबिया की राजधानी। यानी इसकी बैठक कहाँ हुई थी? कोलंबिया में। यहाँ पर जो है क्या बात कही गई है? यहाँ पर जो है रिवर डॉल्फिन की 6 प्रजातियां जो विलुप्ति की कगार पर हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही थी कि इन्हें संरक्षण देना है। तो वैश्विक घोषणा पत्र किससे संबंधित हो जाएगा? वैश्विक या कह सकते हैं बोगोटा घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो रिवर डॉल्फिन से संबंधित है, जिसकी 6 प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई हैं, उसको संरक्षण देने के लिए। अब देखते हैं इसमें जो है 11 देश सम्मिलित हैं। 11 देश किस किस महाद्वीप के हैं? तो एशिया महाद्वीप के और साउथ अमेरिका महाद्वीप के इसमें देश सम्मिलित हैं। साउथ अगर एशिया का पूछे तो कौन कौन से हैं? तो एशिया का इसमें देश है, आप यहाँ पे देखें, इंडिया हो जाएगा अपना, I फॉर इंडिया हो जाएगा, P फॉर पाकिस्तान हो जाएगा, N फॉर नेपाल हो जाएगा, और B फॉर बांग्लादेश। तो इंडिया के जो मतलब एशिया महाद्वीप के इसमें 4 देश हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान। और जबकि साउथ अमेरिका के जो है बाकी के 7 देश सम्मिलित हैं।
और यह जो है रिवर डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है, तो डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है, जहाँ पर मीठे पानी की उपलब्धता होती है वहीं पर जो है डॉल्फिन पाई जाती है। इसको आप याद रखेंगे। इसकी जो है रक्षा के लिए कौन सा घोषणा पत्र साइन हुआ, तो बोगोटो घोषणा पत्र साइन हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं ब्लेचले घोषणा पत्र ये किससे संबंधित है, तो यह AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है, यानी कि जो मानव की तरह कार्य करे, जो मानव के मन मस्तिष्क की तरह कार्य करे उसे जो है AI कहते हैं। इसकी सुरक्षा के लिए ब्लेचले घोषणा पत्र साइन हुआ है और यह साइन कहाँ किया गया था, तो यूके ब्रिटेन में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य डॉल्फिन को राजकीय जलीय जीव घोषित किया है, तो यह यूपी यानी उत्तर प्रदेश ने घोषित किया है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। लेकिन इसे जो है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब घोषित किया गया था, तो 2009 में घोषित किया गया था। तो गंगा नदी की जो डॉल्फिन है इसे जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव बना दिया गया था 5 अक्टूबर 2009 को, इसलिए 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 3 है, सुल्तान जोहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो सही जवाब हो जाएगा कांस्य पदक। इसकी व्याख्या देखते हैं। सुल्तान जोहर कप 2023 यह जो है किससे संबंधित है, तो यह हॉकी का खेल है सुल्तान जोहर कप, और इसमें जो है अब की बार 8 टीमों ने भाग लिया था। और सुल्तान जोहर कप का आयोजन कहाँ हो रहा था, तो मलेशिया में हो रहा था। और यह किस क्रम का था, तो 11वें क्रम का था। इसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज किसने जीता है, तो गोल्ड जीता है जर्मनी ने, जी फॉर गोल्ड, जी फॉर जर्मनी, ऐसे याद कर सकते हैं। और सिल्वर किसने जीता है, तो यह ऑस्ट्रेलिया ने। और ब्रोंज, बी फॉर ब्रोंज, बी फॉर भारत, तो ब्रोंज किसने जीता है, भारत यानी इंडिया ने। अब देखते हैं मलेशिया की राजधानी का क्या नाम है, तो कुआलालंपुर इसकी राजधानी है। मलेशिया की मुद्रा का क्या नाम है, तो मलेशिया की मुद्रा का नाम है रिंगेट। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 यह जो है 15वें क्रम का, इसका आयोजन कहाँ हो रहा था, तो इसका आयोजन हुआ था भारत के ओडिशा राज्य में बिरसा मुंडा स्टेडियम में। तो वर्ल्ड हॉकी कप 2023 15वें क्रम का, इसका आयोजन भारत में हो रहा था। भारत के किस राज्य में, उड़ीसा के किस स्टेडियम में, तो बिरसा मुंडा स्टेडियम में। ठीक है, और इसका हॉकी वर्ल्ड कप का शुभंकर का क्या था, तो शुभंकर था ओली। इसमें जो है फाइनल में जर्मनी और बेल्जियम की भिड़ंत हुई थी। बेल्जियम जो है इसमें विजेता था, और जर्मनी इसमें विजेता और बेल्जियम जो है उप विजेता था, इसको याद रखना। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में भारत ने कांस्य पदक जीता था, और भारत की इसमें रैंक कितनी थी, तो 48 रैंक थी। टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक कितनी थी, तो 48 रैंक थी। और हॉकी में भारत ने कांस्य पदक जीता था। और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन सा है, तो बिरसा मुंडा स्टेडियम है, जो कि कहाँ है, उड़ीसा में। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट किसने जारी किया है, तो इसको आप देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट यह जारी कौन करता है, तो यह जारी करता है UNEP। अब देखते हैं कि मेकिंग आवर फ्यूचर यह जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह जारी किया जाता है UNEP के द्वारा। और UNEP का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क USA में है। UNEP जो है मेकिंग आवर रिपोर्ट जारी करता है, और इस रिपोर्ट के तहत जो है क्या जारी किया गया है, तो एशिया प्रशांत क्षेत्र का जो मानव विकास सूचकांक है यह जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि एशिया महाद्वीप में जो है गरीबी तो घटी है, लेकिन असमानता जो है यह बढ़ी है। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो UNDP का जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो है मेकिंग आवर फ्यूचर रिपोर्ट जारी किया जाता है। और यह रिपोर्ट जो है क्या जारी करता है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में मानव विकास का सूचकांक जारी करता है। इसमें क्या कहा गया है कि जो है एशिया महाद्वीप में गरीबी जो है घटी है, लेकिन असमानता बढ़ा है। इसको आप याद रखेंगे। तो सही जवाब हो जाएगा मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो UNDP। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है, तो यह जारी करता है IMF। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट पॉइंट है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन जारी करता है, तो यह WB यानी वर्ल्ड बैंक जारी करता है। इसमें भारत की रैंक कितनी है, तो भारत की रैंक है 38। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट यह कौन जारी करता है, तो यह अंकटाड जारी करता है। और अंकटाड की स्थापना कब हुई थी, तो 1964 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में।
ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? तो यह जारी करता है विश्व आर्थिक फोरम यानी WEF। और विश्व आर्थिक फोरम की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। प्रश्न 5 है, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध किससे है? ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध हो जाता है आपका भूटान से। अब देखते हैं ऑपरेशन ऑल क्लियर ये क्या है। तो इसकी शुरुआत की गई थी 2003 में, ठीक है। और किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी ऑपरेशन ऑल क्लियर की? तो यह भूटान के द्वारा शुरू किया गया था 2003 में। क्यों ऑपरेशन ऑल क्लियर शुरू किया गया था? तो असम के जो विद्रोही थे वो भूटान में अपना शिविर शुरू करे थे। असम के जो विद्रोही थे वो भूटान में अपना शिविर शुरू करे थे। इन्हीं विद्रोहियों को वापस से निकालने के लिए भूटान ने ऑपरेशन ऑल क्लियर शुरू किया था 2003 में। अभी जो है भूटान के राजा कौन है? तो भूटान के राजा जो है नामयाल वांगचुक जो है, ये जो है भूटान के नरेश हैं यानी भूटान के राजा हैं। इन्होंने अभी जो है हाल ही में असम की यात्रा करी थी। तो इनके आने से जो है कितने साल बाद आए हैं? 2003 में ऑपरेशन ऑल क्लियर शुरू किया गया था। तब से जो है भूटान का कोई भी राजा हमारे भारत में या असम में नहीं आया था। तो इस समय जो है नामयाल वांगचुक जो है भूटान से असम में यात्रा करने आए हैं। तो यह जो है मुद्दा चर्चा में आ गया था, तो इसलिए आपको यह करंट अफेयर पढ़ाना पड़ा, ठीक है। तो भूटान की राजधानी का क्या नाम है? भूटान की राजधानी का क्या नाम है? भूटान की राजधानी का नाम है थिम्पू। अब देखते हैं जो महत्वपूर्ण ऑपरेशन भारत के द्वारा चलाए गए हैं। तो ऑपरेशन अजय चलाया गया था इजराइल में। जो इजराइल में भारतीय फंसे हुए थे तो उनको वापस लाने के लिए। ऑपरेशन कावेरी कहाँ चलाया गया? तो यह सूडान में चलाया गया था। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड ये किसने चलाया था? तो जो आतंकी संगठन है हमास, यह चलाया था हमास ने इजराइल के विरुद्ध। और वहीं फिर इसके बाद सेकंड डे इजराइल ने हमास के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चला दिया था? तो इसके विरुद्ध चला दिया था ऑपरेशन स्वाड, ठीक है। तो ऑपरेशन स्वाड जो है उसके नेक्स्ट डे इजराइल ने हमास के विरुद्ध चला दिया था। ऑपरेशन करुणा भारत ने म्यांमार में चलाया था। ऑपरेशन ध्वस्त जो है यह चलाया था NIA ने किसके लिए? तो गैंगस्टर और आतंकवादों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया NIA के द्वारा। नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है 6, हाल ही में वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए अटमैन यानी ATMAN अटमैन उत्कृष्टता केंद्र किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। अटमैन क्या है? तो अटमैन है उत्कृष्टता केंद्र। इसकी शुरुआत किसने करी है? इसको लॉन्च किया है IIT कानपुर ने। और क्यों लॉन्च किया गया है इसको भी देख लेते हैं। पहले देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। अटमैन का फुल फॉर्म होता है एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर। ए फॉर हो जाएगा, देखें आप यहाँ से, ए फॉर हो जाएगा एडवांस, टी फॉर हो जाएगा टेक्नोलॉजी, एफ फॉर हो जाएगा फॉर का कुछ नहीं, एम फॉर हो जाएगा मॉनिटरिंग, ए फॉर हो जाएगा एयर क्वालिटी और इसके बाद एन फॉर हो जाएगा, एन यहाँ से लिया गया है तो इंडिकेटर है। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं एयर क्वालिटी यानी वायु गुणवत्ता को परखने के लिए, जांचने के लिए अटमैन शुरू किया गया है। किसके द्वारा? IIT कानपुर के द्वारा। अब देखते हैं जो महत्वपूर्ण IIT के द्वारा कार्य किया गया है। IIT मद्रास का जो ऑफशोर कैंपस भारत के बाहर कहाँ खोला गया है? तो यह जंजीबार में खोला गया है। जंजीबार एक द्वीप है और यह द्वीप किसके अधीन आता है? तो यह आता है तंजानिया के अंतर्गत जो है जंजीबार द्वीप आता है। और यहाँ पर जो है IIT मद्रास ने अपना पहला ऑफशोर कैंपस खोला है। और जो ऑफशोर कैंपस खोला है उसकी हेड कौन है? उसकी हेड बनाई गई है प्रीति अगलायन, ठीक है। प्रीति अगलायन जो है इसकी हेड बनाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोजेक्ट काटरू किसने शुरू किया है? तो यह IIT मद्रास ने शुरू किया है। इसका भी कार्य क्या है? वायु प्रदूषण को जांचना। तो 2 IIT यानी कि एक IIT कानपुर ने अटमैन शुरू करा है वायु गुणवत्ता की परख के लिए, जांच के लिए, और वहीं प्रोजेक्ट काटरू शुरू किया है IIT मद्रास ने, ये भी वायु प्रदूषण की जांच के लिए। नेक्स्ट हो जाता है परम कामरूप। यह क्या है? तो यह एक सुपर कंप्यूटर है। इसको कहाँ स्थापित किया गया है? तो IIT गुवाहाटी में गुवाहाटी में इसको स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, जो कि हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है कि IIT दिल्ली
इसने अपना पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ खोला है? तो यह खोला है यूएई के किस शहर में? तो दुबई में जो है अपना पहला ऑफशोर कैंपस किसने खोला है? तो आईआईटी दिल्ली ने। आईआईटी दिल्ली ने दुबई में खोला है और आईआईटी मद्रास जंजीबार में खोला है। इसको आप याद रखें। जंजीबार को क्या कहते हैं? जंजीबार को लौंग द्वीप भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रवेश करने पर आपको लौंग की तरह खुशबू आती है। प्रश्न 7 है, हाल ही में लीप अहेड पहल किसने प्रारंभ किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसकी व्याख्या देखते हैं। लीप अहेड पहल जो है किसने शुरू करा है? माइटी का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो माइटी के जो मंत्री हैं वर्तमान में ये कौन है? तो ये अश्विनी वैष्णव जी हैं। इनके जो है मतलब इनकी देखरेख में अभी जो है कौन सा पहल शुरू किया गया है? तो यह पहल शुरू किया गया है लीप अहेड पहल। इसमें क्या कहा गया है? इसमें जो है बात की गई है स्टार्टअप को बढ़ावा देने की। इसमें बढ़ावा देने के लिए 2 मुख्य बिंदुओं पर बात किया गया है। पहला पॉइंट क्या है? मेंटरशिप प्रोग्राम, और दूसरा क्या है? फंड। तो इसमें मेंटरशिप के तहत जो है 3 माह की ट्रेनिंग दिया जाएगा। जो स्टार्टअप शुरू करेगा उसको जो है 3 माह की ट्रेनिंग दी जाएगी और फंड के तौर पर उसको 1 करोड़ रुपए भी दिया जाएगा। और स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 16 जनवरी को। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है कि वन जिला मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्ले योजना किसने शुरू करा है? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्ले योजना किसने शुरू करा है? तो यह शुरू किया है यूपी ने। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना किसने शुरू किया है? तो यह झारखंड ने शुरू किया है। लाडली बहन योजना किसने शुरू करा है? तो यह किया है मध्य प्रदेश ने। हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना किसने शुरू किया है? तो यह शुरू किया है बिहार के द्वारा। इसको आप याद रखना। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रश्न है, हाल ही में भारत में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साब कंपनी। अब देखते हैं साब कंपनी ये कहाँ की है? यह स्वीडन की कंपनी है और यह जो है रॉकेट का निर्माण करती है। आपने देखा वो रॉकेट किस प्रकार का रॉकेट निर्माण करती है? जो कंधे पर रखकर जो है फायर किया जाता है। ठीक है, भारत में जो है रक्षा क्षेत्र में 100% FDI पाने वाली पहली कंपनी कौन सी है? किस क्षेत्र में? रक्षा क्षेत्र में जो है 100% FDI प्राप्त करने वाली कंपनी कौन सी है? तो वह साब कंपनी है, जो कि स्वीडन की है और रॉकेट निर्माण करने वाली यह कंपनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार यह कहाँ दिया जाता है? तो यह दिया जाता है स्टॉकहोम। और कब, किस तारीख को? तो यह 10 दिसंबर को यह पुरस्कार दिया जाता है स्टॉकहोम, जो कि किसकी राजधानी है? स्वीडन की। लेकिन वहीं शांति का जो नोबेल पुरस्कार होता है यह कहाँ दिया जाता है? तो यह ओस्लो में दिया जाता है। ओस्लो किसकी राजधानी है? यह नॉर्वे की राजधानी है। नेक्स्ट है, फिनलैंड की राजधानी का क्या नाम है? तो फिनलैंड की राजधानी का नाम है हेलसिंकी और डेनमार्क की राजधानी का नाम है कोपेनहेगन। बाल्टिक देश कौन कौन से हैं? तो बाल्टिक देश 3 हैं। एक का नाम है एस्टोनिया, दूसरे का नाम है लातविया और लिथुआनिया, ये तीसरा देश हो जाता है। जो बाल्टिक सागर उससे सीमा बनाने वाले कौन से देश है? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। इन्हीं तीनों देशों को क्या बोलते हैं? बाल्टिक देश बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चाणक्य रक्षा संवाद कहाँ शुरू किया गया है भारतीय सेना द्वारा? तो यह नई दिल्ली में शुरू किया गया है। व्याख्या देखते हैं। चाणक्य रक्षा संवाद 2023 इसको शुरू किसने किया है? तो इंडियन आर्मी ने इसकी शुरुआत करी है। और क्यों शुरुआत किया गया है चाणक्य रक्षा संवाद का? क्योंकि दक्षिणी एशिया में सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ की गई है? तो न्यू दिल्ली में किया गया है। न्यू दिल्ली के किस सेंटर में? तो सर मानक शाह सेंटर में इसकी शुरुआत की गई है। इसमें जो है 6 सत्र हुआ है, यानी पड़ोसी पहले अपने मतलब पड़ोसियों को पहले सुरक्षा देना है, इसके बाद जो है बाकी के 5 और सत्र पर चर्चा हुई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और आज का आखिरी प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है 7 नवंबर को। अब देखते हैं वहीं वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है 4 फरवरी को। और अब की बार जो मतलब राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 7 नवंबर को मनाया जाता है। इसको याद रखना। राष्ट्रीय कैंसर दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो है मैडम क्यूरी का जन्मदिन था। तो मैडम क्यूरी का जन्मदिन था और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इनकी याद में जो है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है 7 नवंबर को। स्टूडेंट, आप सभी को इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे
मैं अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और एक लाइक प्लीज़ कर देना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कल फिर मिलते हैं एक नए करंट अफेयर के साथ। आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।